रहे थे। तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि हमारे जो आमाशय हैं, आमाशय आंतों में और भोज इसोफेगस से लेके आंतों तक में कुछ ना कुछ चकते हो जाना, चमड़ी का जल जाना, कुछ संक्रमण हो जाना, तो ये अल्सर के चिन्ह है, अल्सर के चिन्ह है। तो पेप्टिक अल्सर के हमने प्रकार पढ़ रहे थे। तो ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, जो ग्रहणी अल्सर कहते हैं छोटी आंत में। दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमक में होता है, आमाशयिक अल्सर। तीसरा एसोफेजल अल्सर भोजन नली में, इसोफेगस में जो होता है, इसोफेगस में चूंकि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होने के कारण अधिक एसिड से जल जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वहां घाव हो जाता है। घाव के कारण वो जलन वहां बनी रहती है, वो पेप्टिक अल्सर कहलाती है। पेप्टिक अल्सर के लक्षण क्या है? तो लक्षण में बार बार डकार आना, पेट में किसी प्रकार का जख्म, पीड़ा, पेट में सूजन, सीने में, छाती में जलन, गैस की समस्या होना, ठीक है, भारीपन, मल में खून आना, मल का रंग गहरा होना, खांसी में खून आना, खून रक्त की उल्टी होना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, ये इसके लक्षण है। कारण क्या है? पेट में अम्ल बढ़ जाता है, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो जाता है, अत्यधिक स्टेरॉइड्स के सेवन, दवाइयों का आनुवंशिक कारण, अत्यधिक तनाव, भोजन में ऐसा हो जिसमें मिर्ची इत्यादि अधिक हो, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु वो संक्रमण करता है, तब भी हो जाता है। ये सब के सब कारण किसके हैं? पेप्टिक अल्सर के हैं। इसमें सबसे अधिक लाभकारी चीज कोई है, एक तो घृत का सेवन और दूसरा शीतली शीतकारी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। फिर अनेक प्रकार का भोजन है, और आसन इतना इसमें कोई लाभ करेगा नहीं, और भारी आसन इसमें करने नहीं, क्योंकि वो त्वचा को बार बार खिंचाव होने से नुकसान अधिक होता है। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम और घृत का सेवन, और बाकी योग निद्रा का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास। अगला रोग है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। पेप्टिक अल्सर में जठराग्नि में अम्ल का रक्त, मतलब जो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्राव अधिक होने का भी एक कारण होता है। और अजीर्ण और कब्ज दोनों में इसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। लेकिन कब्ज पाचन संस्थान के निचले हिस्से में, अर्थात बड़ी आंत में होने वाला एक जीर्ण बीमारी है। कब्ज का मतलब होता है बिल्कुल मल त्याग नहीं होना, या मल त्याग करने में कठिनाई। सामान्य मल त्याग करते हैं वो सामान्यता नहीं रहना, ठीक है। इसको कोष्ठबद्धता, विबंध, मलबंध, अनाविष्टबद्धता आदि कई नामों से कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। और सभी रोगों का कारण और बड़ी आंत में होने वाला लक्षण क्या है? मल त्याग में अनियमितता, कठिनाई होना, सिर में दर्द, बेचैनी, भूख की कमी, निचली आना, पेट में भारीपन, श्वास में दुर्गंध, मुंह में छाला, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, ठीक है। आगे जाके बवासीर इत्यादि रोग भी इसके कारण ही उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है? आमाशय, आंत, यकृत, अग्नाशय ग्रंथियों के स्राव में असंतुलन, मैदे का अत्यधिक सेवन, मांस मछली का अत्यधिक सेवन, अत्यधिक भारी भोजन, अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन, आहार में, भोजन में फाइबर की कमी, ठीक है, मलाशय की मांसपेशियों का कमजोर होना, बड़ी आंत का सम्यक रूप से संचालन नहीं होना, और मानसिक तनाव इत्यादि कारण है। इसमें योग चिकित्सा, इसमें आसनों का बहुत प्रभाव है। लगभग कमर को, पेट को प्रभावित करने वाले आसन, लेकिन त्रिकोण आसन इत्यादि इसमें नहीं करने होते हैं, जो पेट को अत्यधिक दबाव देते हैं, वो आगे नुकसान करते हैं। तो अत्यधिक पेट को दबाने वाले आसन इसमें नहीं करते हैं। अन्य सारे आसन, विशेषकर उदराकर्षण, पवन मुक्तासन, ठीक है, भुजंगासन, वज्रासन, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिक भुजंग, ये आसन इसमें बहुत लाभकारी है, मंडूकासन आदि। प्राणायाम में इसमें भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन तो सब में लाभकारी है। अब क्रियाओं में तो सबसे अधिक इसमें संघ प्रक्षालन, मूल शोधन, ये सबसे लाभकारी है। उसके बाद अग्निशार, ठीक है, वमन धोती, ये अभ्यास, और थोड़ी स्थिति में नौली, ठीक है, अपत्यकारी भोजन का त्याग करना है, और पानी पिए, गर्म पानी पिए।
तो इससे इसका लाभ पड़ जाता है। अब कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का उल्टा एक रोग है अतिसार, लाइकोरिया, दस्त लगना, दस्त ढीले जलीय मुलायम मल का लगातार उत्सर्जन को अतिसार कहते हैं। ये पेट में सूजन, दबाव और ऐंठन के साथ हो सकता है। पेट सूज भी जाता है, दबाव बन जाता है और मरोड़ इत्यादि भी आने लगती है। लक्षण क्या है? तितली, पेट में पीड़ा, सूजन, निर्जलीकरण, बुखार, अपने आंतों को खाली करने की तीव्र इच्छा और बड़ी मात्रा में मल का निकलना। कारण क्या है? आंतों में अधिक द्रव का जमा होना, ठीक है, आंतों के द्वारा तरल पदार्थों को अवशोषित नहीं कर पाना और आंतों को जो मल को होल्ड करने की स्थिति है वो होल्ड करने की स्थिति नहीं रख पाना। फिर नोरो वायरस का संक्रमण और दूषित पानी और भोजन का सेवन और इसके साथ साथ शरीर की जो बैलेंस रखने की है, हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना तो ये इत्यादि कारण है। यौगिक चिकित्सा सूक्ष्म कर सकते हैं अभ्यास, लेकिन सूक्ष्म अभ्यास में भी कई अभ्यास वो काम के नहीं रहते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा अभ्यास मतलब जो कोई है वो आहार है। आहार के दिन कोई भी योग अभ्यास इसमें लाभकारी नहीं कर सकता। और आहार के अभ्यास में दही में हल्दी मिलाकर खाना सबसे उपयोगी है। उसके बाद शवासन योग निद्रा शरीर की ऊर्जा को बैलेंस रखता है, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन भोजन और योग निद्रा शवासन, ठीक है, अन्य बाकी इसमें कोई अधिक उपयोगी आसन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। अब अगला है आंतरविकार, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम सिस्टम, सो भी आंतरविकार, ठीक है। तो इसको स्प्रेटिक कॉलन, इरिटेबल कॉलन, म्यूकस कोलाइटिस जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। लेकिन आंत खराब तो नहीं होती, लेकिन खराब लगभग कर देती है, ऐसी स्थिति कर देती है। तो उसमें क्या है, मल निष्कासन में परेशानी इत्यादि होती है। तो लक्षण क्या है? पेट में दर्द, ऐंठन, पेट फूला हुआ रहना, वात रोग का बढ़ना, दस्त लगना या कब्ज होना, ठीक है, इन दोनों कुछ ना कुछ होना। कारण क्या है? खाद्य पदार्थों की एलर्जी, तनाव, हार्मोन का इम्बैलेंस इत्यादि इसके कारण है। इसमें योग के अभ्यास आसन आराम से कर सकते हैं, बहुत से आसन इसमें उपयोगी हैं। और प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन, तीनों प्राणायाम, ठीक है। फिर यही आंत का रोग, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, आईबीडी हो जाता है। तो ये अपने पाठ्यक्रम में है नहीं, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण है बृहद आंत शोथ, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ये हमारे सिलेबस में भी है और महत्वपूर्ण भी है। कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाला रोग है, ठीक है। अल्सर हो रहा था, वो छोटी आंत तक था तब अल्सर था, लेकिन यहाँ बड़ी आंत में जब ये घाव हो रहा है तो ये क्या कहता है? कोलाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइटिस कहलाता है। तो बड़ी आंत में सूजन या घाव को बृहद आंत्रशोथ या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो इसके प्रकार, म्यूकिस कोलाइटिस ये एंटीमीवा नामक कीटाणु के संक्रमण से होता है। इसमें कष्टदायी कब्ज, उदर में बेचैनी, मरोड़, ऐंठन, ठीक है, और रेक्टम के माध्यम से म्यूकस का स्राव होना, ठीक है, जिसको बाद में अतिसार भी कहते हैं। तो म्यूकस कोलाइटिस। दूसरा है कैटरल कोलाइटिस, मल विष से बड़ी आंत की झिल्ली विषाक्त हो जाती है और विषाक्त झिल्ली के अत्यधिक दाह से शरीर में ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इतना तेज दाह होती है, पेट के निचले भाग में पीड़ा होती है, शरीर के विभिन्न भागों में छोटी बड़ी फुंसियां निकल आती है। तीसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये टाइफाइड, ज्वर, हैजा, पेचिस आदि दमनकारी चिकित्सा से होता है। विषाक्त मल, जहरीले म्यूकिस और विषाक्त आंतरिक एसिड के स्पर्श से बड़ी आंत में घाव उत्पन्न हो जाता है और मल के साथ खूनी दस्त, पीव, म्यूकिस आदि निकलते हैं, ठीक है। गुदा में ऐंठन होने लगती है, पेट फूला रहता है। तो इस प्रकार ये कोलाइटिस है, ये खतरनाक है, बहुत ही पीड़ादायक है। लक्षण क्या है? आंव के साथ दस्त आना, ठीक है, जल युक्त दस्त आना, पेट दर्द जो छूने दबाने से बढ़ता है, दस्त से दुर्गंध आना, रक्त मिश्रित पीव का आना, ठीक है, थोड़ा खाने के बाद ही पेट भारी हो जाना, पेट में गड़गड़ाहट होना, ये इसके लक्षण है। कारण तनाव, वातावरण का प्रभाव, ठीक है, डायरिया,
अनेक प्रकार के जीवाणु और सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली, तो इनके कारण ये होता है। कब्ज अधिक दिनों तक रहे तो भी इसका है। यौगिक उपचार, पवन मुक्तासन, ठीक है, और जो आंत के क्षेत्र को मजबूत बनाए वो सारे आसन, ठीक है। तो इसमें एक तो पवन मुक्तासन और सबसे महत्वपूर्ण, और फिर विपरीत करणी आसन और सर्वांग आसन। विपरीत करणी आसन और सर्वांग आसन ये उपयोगी है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, शीतली शीतकारी प्राणायाम, मुद्रा में भी विपरीत करनी, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध, ये सब के सब इसमें उपयोगी है। क्रियाओं में शंख प्रक्षालन बहुत ही उपयोगी है। और योग निद्रा शवासन है ही है, योग निद्रा शवासन है ही है। इस प्रकार ये कोलाइटिस के चिकित्सा है। अब अगला है अर्बुद या कर्क रोग, जिसको कैंसर कहते हैं। कैंसर रोगों का एक समूह है जिसमें हमारे शरीर में कुछ सेल्स एकदम बहुत अधिक अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है और वह दूसरे अंगों में भी फैलने लगती है और वहां भी बढ़ने का प्रयत्न करती है, जाकर गांठें बनाती है, जाकर क्या बनाती है, ट्यूमर, गांठ का निर्माण करती है। तो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि, जिसमें कोशिकाओं का एक समूह बन के गांठ लंब बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण कोशिका विभाजन को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया का समापन हो जाता है और शरीर में कई तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। कैंसर के प्रकार: फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पुरुष ग्रंथि का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ठीक है, अंडाशय कैंसर। सबसे अधिक एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक, जिसको गिरवा कैंसर कहते हैं। फिर ये इंटेस्टाइनल कैंसर, ठीक है, बोन कैंसर, नशा करने वाले लोगों के लिए माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर। तो बहुत प्रकार का कैंसर है, ये 4-5 कैंसर इसमें बहुत ज्यादा नुकसानदायक कैंसर है। लक्षण: शरीर में अचानक कोई गांठ आ जाना, ठीक है, घाव जख्म हो जाना, अचानक वजन का घट जाना, चेहरे का तेज नष्ट हो जाना, ठीक है, त्वचा में अचानक परिवर्तन, बिना किसी विकृति के शरीर के अंग से रक्तस्राव हो जाना, मल के स्वरूप में विकृत हो जाना और शरीर में पीड़ा इत्यादि हो जाना, कमजोरी आना, ये कैंसर के लक्षण हैं। कारण बहुत से कारण हैं, सबसे जो मूल कारण है वो पोषण में असंतुलन है। सबसे जो इसका महत्वपूर्ण कारण है शरीर के पोषण में असंतुलन। उस पोषण के असंतुलन के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाने के कारण ये रोग की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाती है, अन्यथा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी उन्हें नष्ट कर देती है। तो ये वो है, ठीक है। बाकी मुंह के में तंबाकू सेवन इत्यादि है, आंतों में मोटापा इत्यादि है, शारीरिक निष्क्रियता के कारण, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम होती है तो कैंसर भी हो सकती है, ठीक है। कैंसर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी इत्यादि है। योग में कैंसर कितना है, तो कैंसर की स्टेज और उससे योग प्रभाव करता है। प्रथम स्टेज में पता चल जाए तो योग पूर्ण रूप से काम करता है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज हो, शल्य चिकित्सा हो चुकी हो, सर्जरी, कीमोथेरेपी, तो उसके साथ योग काम कर लेता है, लेकिन कीमोथेरेपी करने के पश्चात व्यक्ति बचता नहीं है। अधिकांश रेडिएशन और सर्जरी फिर भी बचा लेती है, सर्जरी करने कई बार दूसरी तीसरी जगह उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी लंबा हो जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है। तत्पश्चात भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जितनी यौगिक क्रियाएं, यौगिक चिकित्साएं हैं वो इसमें काम करती है,
ठीक है। तो प्रथम स्टेज में है तो फिर तो योग अभ्यास अच्छे से करने पर लाभ प्राप्त होता ही होता है, क्योंकि योग इम्यून सिस्टम को सक्रिय करेगा। इम्यून सिस्टम को सक्रिय करेगा तो शरीर की जो जितने भी मल निष्कासन है वो आराम से हो जाएंगे। उसमें एसिड, कैंसर की कोशिकाएं अधिकतर एसिडिक कोशिकाएं होती हैं, तो उनको नाश करने में योग भूमिका निभाता है। तो बाकी पीड़ा बहुत होती है जब ये सब चलता है प्रोसेस, तब उसमें योग निद्रा शवासन, ठीक है, प्राणायाम लाभ करता है। प्राणायाम विशेषकर लाभकारी क्यों है कि प्राणायाम इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, प्राण को प्रभावित करता है। तो करते सारे ये जो ऑपरेशन वगैरह है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, रेडिएशन, इसमें भी साथ साथ प्राणायाम क्या करता है, लाभ करता है, लाभ करता है। अब जो अपना अगला रोग है वो है मांसपेशीय कंकालीय विकार, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, स्केलेटल डिसऑर्डर, मसल्स और हड्डी दोनों, मसल्स और कंकाल तंत्र का रोग। पहला रोग है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो गर्दन वाला क्षेत्र है, कंधे वाला क्षेत्र है, इसका दर्द होना, इसके साथ सिर दर्द होना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। जो सर्वाइकल C1 से C12 है, इनके बीच में गैप आ जाने के कारण या इनकी हड्डियों में शरण, मतलब इनको घटते नष्ट होने के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रोग होता है। अब देखा होगा गले में बहुत से लोग एक गोल का रबड़ का पट्टा लगा लेते हैं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी होते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात उसका शरण की बीमारी है। बढ़ती आयु से रीढ़ की हड्डी में उसके जोड़ और जोड़ के बीच उपस्थित गद्दी में बदलाव के कारण इस बीमारी के लक्षण, ये तो बढ़ती उम्र। इसके साथ साथ जो गर्दन पे भार अधिक रखते हैं, गर्दन को झुकाए रखते हैं निरंतर, ठीक है, उन लोगों में भी ये आजकल जो कंप्यूटर वाले हैं उनको अधिक होती है। ठीक है, बिना किसी चोट के बाजुओं में अर्थात कंधे के नीचे वाली और कोहनी के बीच वाले हाथ, यहाँ कमजोरी महसूस होना, ताकत नहीं रहना, ठीक है, गर्दन में ऐंठन रहना, दर्द होना, इधर उधर गर्दन घुमाने में परेशानी होना, सिर में दर्द होना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। लक्षण, गर्दन में अकड़न, दर्द, भारीपन, गर्दन घुमाने में पीड़ा, सिर के पिछले हिस्से में दर्द, चक्कर का आना, बाजू और कंधों में भारीपन और दर्द, हाथों का सुन पड़ जाना, हाथों में शक्ति नहीं रहना, शक्ति नहीं रहना है। अब कारण, दिन भर गर्दन झुकाकर काम करना, ठीक है, ऊंचे गद्दे तकियों पर सोना, गर्दन का कोई खिंचाव पड़ जाए, कंप्यूटर पर अधिक समय पर काम, गर्दन पे कोई चोट, मानसिक बीमारी इत्यादि, और खराब मुद्रा में बैठना सोना, और साथ में आनुवांशिकता भी है। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की किसी भी दो कसीरों के बीच में होने वाली गड़बड़ी से हो सकती है। C1 से लेके C12 के बीच में जो है उसमें किसी चोट से भी वो हो जाता है, लेकिन C4, C5, C6 और C7 में इसके अधिक होने के चांस बढ़ते हैं। ऊपर से तो मेडुला ऑब्लिंगुस जुड़ा रहता है और नीचे फिर पीठ आ जाती है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है। जो गले गर्दन के पीछे के हिस्से का बीच में है वही होने का इसमें रहता है। यौगिक चिकित्सा में गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, उसके साथ साथ वज्रासन, भुजंगासन, शशांकासन, गोमुख आसन, मकर आसन, सर्वासन, धनुरासन, ये जो पीछे झुकने वाले हैं, गर्दन को जितना पीछे करने वाले, वो सब के सब, इसमें आगे नहीं झुकना है। सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में आगे झुकने वाले आसन नहीं करने, इसमें गोमुख आसन बहुत अधिक लाभकारी होता है। ठीक है, और दूसरा, जहां पर लेटे हो वहां से गर्दन को पीछे लिटा दिया, पीछे झुका दिया, उससे भी करता है। प्राणायाम इसमें कोई विशेष लाभकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्राणायाम चूंकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, शरीर के लिए उपयोगी रहता है। ठीक है, उपयोगी रहता है। बंद मुद्रा इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल प्राणायाम और भोजन से ये ठीक, सॉरी, आसन से ये ठीक हो जाता है। उस शरीर में मालिश हो जाती है तो मांसपेशियां मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे हड्डियों का भी उस प्रकार करने से मेल हो जाता है, तो आसन से ये ठीक हो जाता है। और भोजन में घी, कैल्शियम इत्यादि बढ़ाने से भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, अगला है बैकएक, कमर दर्द। ठीक है, तो कमर दर्द लगभग सबको होता है नॉर्मली और बहुत से कारण हैं। ठीक है, आजकल तो ये गड्ढे होते हैं, सड़क पे गाड़ी चलाते हैं या जंप ऐसे आए, इन जंप के कारण और इन गड्ढों के कारण भी कमर के रोग बढ़ रहे हैं, कमर के रोग बढ़ रहे हैं। और तो अनेक कारण है, मासिक स्राव वाला भी कारण है, जीवन में तनाव भी है, कहीं चोट लग जाना है,
वात रोगों का प्रभाव है इत्यादि। सोने में सही प्रयोग नहीं करना, बैठने में गलत स्थितियों में बैठना, सही प्रकार से खड़े नहीं रहना, ये इत्यादि इसके कारण है, इत्यादि कारण है। लक्षण क्या है? बैठने उठने बैठने में पीड़ा, चलने झुकने में असुविधा, ठीक है, दर्द इतना तीव्र की नींद से जगा देना, ठीक है, रीढ़ की नर्व डैमेज होना, एंकल में सुझाव आना, सांस में चेस्ट पेन इत्यादि कारण लक्षण है इसके। कारण क्या है? मोच और तनाव, चोट, स्लिप डिस्क, नसों पर दबाव, ऑस्टियोपेरोसिस, हड्डियों का क्षरण होना, हड्डी का संक्रमण, लगातार कुर्सी पर बैठना या बाइक चलाना, गलत तरीके से उठना बैठना, भारी सामान उठा लेना, ठीक है, गद्दे तो ही है। इसके साथ एसिडिटी, अल्कोहल, शरीर में आयरन, कैल्शियम इत्यादि की कमी, डायबिटीज, डिप्रेशन, किडनी खराब, ठीक है, और किडनी स्टोन इत्यादि इसके कारण है, इत्यादि इसके कारण है। इसमें भी आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, पीछे झुकने वाले आसन सब उपयोगी है, सब उपयोगी हैं। विशेषकर इसमें मार्जरी आसन, उद्राकर्षण, व्याघ्र आसन ये और अधिक उपयोगी है, और अधिक उपयोगी है। प्राणायाम शरीर के लिए प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए, इसको विशेष कोई सीधा प्राणायाम प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता, ना ही कोई सट क्रियाएं करते हैं, बाकी कर सकते हैं मानसिक रूप से करने के लिए। बाकी शीतलीकरण से पीड़ा में कमी आएगी निद्रा में, ठीक है, तो वही है। और इसके लिए सेतुबंध आसन वगैरह ये 5-6 आसन सब उपयोगी हैं, और आहार में कैल्शियम इत्यादि और चिकनाई वाला भोजन। अब अगला है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो पहला सर्वाइकल था, अब तीसरा नंबर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। जो जिस प्रकार सर्वाइकल में हुआ उसी प्रकार लंबर में जो प्रॉब्लम है वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है, ठीक है। L1 से L5 के बीच में प्रॉब्लम होना, उनकी हड्डियों के बीच में गैप आना, हड्डियों का क्षरण होना, ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है, ठीक। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से इसका पता चल जाता है। कमर, कूला, पैर में दर्द, नींद नहीं आना, पैर या पंजे में पिन या सुइयां चुभना, पीठ में जकड़न, ठीक है, पीठ में दर्द, ये इत्यादि है कारण। जो पीठ में दर्द थे लगभग सब कारण इसमें भी आ जाते हैं, सब इसमें भी आ जाते हैं। इसमें भी आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, और ये उदराकर्षण, मकर आसन, शलभ आसन, धनुरासन और सेतुबंध आसन इत्यादि ये उपयोगी है। अर्धहलासन, पीठ के दर्द में अर्धहलासन भी बहुत उपयोगी है। प्राणायाम सब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मुद्रा बंद ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन वो कोई सा विशेष इफेक्ट डलाए ऐसा कुछ नहीं है। बाकी योग निद्रा और सब कर सकते हैं, ये इसके रोग के चिकित्सा है। अब है इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स, IVDP, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है, स्पाइनल डिस्क, उसमें प्रोलैप्स हो जाना, अर्थात उसका क्षरण हो जाना, ठीक है। उसमें दो है, तो भाग टूट गया, बाहर आ गया, या उसका क्षरण हो जाना, तो डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो रीढ़ की हड्डी की एकल तंत्रिका फाइबर पर दबाव डाल दिया, जो कि डिस्क एक तंत्रिका जड़ पर दबाती है, जिससे पैर दर्द या कोई नस शरीर की विशेष में दर्द होता है। तो उसमें सर्वाइकल स्लिप डिस्क, थोरेसिक स्लिप डिस्क और लंबर स्लिप डिस्क होता है। तो वो दब जाने के कारण चपटापन आ जाता है हड्डियों के अंदर, तो हड्डी कोई ना कोई बढ़ जाती है, कोई ना कोई बढ़ जाती है। हड्डियों के बीच का जो गैप है वो अनियमित हो जाता है, नॉर्मल एक विशेष गैप रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है, गैप कम हो जाता है, तो वो स्लिप डिस्क। सर्वाइकल में, थोरेसिक में, लंबर तीनों जगह। थोरेसिक कम होता है, सर्वाइकल भी कम, लंबर सबसे अधिक होता है, क्योंकि लंबर के ऊपर का भार भी प्रमुख कारण है, भार भी कारण है। इसका परीक्षण एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई तीनों है। लक्षण क्या है? वही कमर दर्द, साइटिका नर्व में दर्द, चुभन दर्द, कुल्ले से पैर तक के पीछे भाग, जो साइटिका में होता है एडी से लेके जांघ तक, वही वाला दर्द, ठीक है। इसके भी कई कारण है, उसमें बुढ़ापा, डिस्क के मध्य जो तरल पदार्थ है, ठीक है, हड्डियों के बीच में रहने वाला, उसका कम होना, डिस्क का पतला होना, कमजोर होना। और इसमें प्रश्न आ जाए कि कौन सा तरल पदार्थ रहता है, तो मस्तिष्क मेरुरज्जु द्रव्य जो है वो इनमें पाया जाता है, उसका कम हो जाना, ठीक है। धूम्रपान इत्यादि, अनियमित जीवन शैली, झुककर बैठना, और जो कमर दर्द की प्रॉब्लम वो सारा इसमें भी हो जाता है। और झटके, विशेष करिए गाड़ी में बैठे बैठे झटके लगना, ये भी स्लिप डिस्क के कारण होते हैं। इसमें भी ये पीछे झुकने वाले आसन और कमर दर्द वाले सारे आसन उपयोगी है। क्योंकि वात का रोग है, कब्ज के कारण बढ़ जाता है, तो बस्ती इत्यादि उपयोगी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ही हुआ।
ये अपना साइकोजेनिक एंटीबायोटिक अपने सिलेबस में नहीं है। अब अपना जो है वो है संधिशोथ ऑर्थराइटिस। अपने पाठ्यक्रम में है संधिशोथ, जिसको हम ऑर्थराइटिस कहते हैं। ऑर्थराइटिस और अन्य रोग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है।